हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 10 फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। तो फिलोसफी का मतलब क्या होता है? बेसिक आइडियाज, कुछ वैल्यूज, ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो गांधी जी की फिलोसफी थी नॉन वायलेंस, है ना। तो हर किसी इंसान की कुछ फिलॉसफी होती है, जो मतलब कि कुछ वैल्यूज होती है उनकी, कुछ चीजों पे वो बिलीव करते हैं, उन चीजों को वो मानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे संविधान की भी कुछ वैल्यूज हैं, कि कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे। तो वही होता है फिलॉसफी, समझेंगे। जैसे कि इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। तो ये क्या है? ये तो वैल्यूज ही, प्रिंसिपल्स है ना, जो हमारा संविधान कैरी किया हुआ है। तो वही फिलॉसफी हम समझेंगे। इस बुक में जो है हमने इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जाने, अपने संविधान में जो कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, पार्ट में जो, जैसे कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो पार्ट फोर में डीपीएसपी है ना। तो कई सारी चीजें जानी हमने, डीपीएसपी। ओके, तो कई सारी चीज़ें समझी, और जो हमारा संविधान चला आ रहा है, 69 इयर्स हो चुके हैं। हमने समझा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए इसको बनाने में, संविधान को। हम अपने आप से, क्या आपने अपने आप से पूछा है कि जो लीडर्स हैं हमारे, जो संविधान बनाने वाले थे, तो नेशनल मूवमेंट में उनको ऐसा क्यों लगा कि उनको संविधान अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? संविधान की नीड क्यों है ना? संविधान ही क्यों बनाना है? अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमको आज़ादी मिल जाती है, तो हम संविधान क्यों बनाएँगे ब्रिटिश रूल से, जब आज़ादी मिलेगी तो? क्यों चूज़ करें? क्यों हम अपने आप को जो है एक संविधान से बाइंड करके रख लें, और फ्यूचर जनरेशन को भी उससे बाँध दिया है कि संविधान के अगेंस्ट जाके आप काम नहीं कर सकते, है ना? फेसबुक में जो है आपने बार-बार डिबेट्स वगैरह देखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनकी बातें जानी, है ना? कुछ लोग अगेंस्ट में बोलते थे, कुछ लोग जो है फेवर में बोलते थे। हर एक प्रोविज़न जो है संविधान का, उसके लिए डिबेट किया गया है ना? तो हम अपने आप से, बट इट शुड बी आस्क्ड, तो हम ये पूछ सकते हैं कि जो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको साथ-साथ जो है डिबेट्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये भी क्यों पढ़ना है ना? तो संविधान तो पढ़ रहे हैं, ये डिबेट्स जानना क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में हम एड्रेस करेंगे। ऐसा क्यों है कि हमें संविधान पढ़ते वक़्त जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी जानना ज़रूरी है, उनकी जो डिबेट्स थी उनको भी जानना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कि हम अपने आप से पूछें कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है, मतलब किस तरीके का संविधान दिया है। तो अगर देखोगे ना, प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो शुरू होता है, लास्ट में बोलते हैं वी गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं हम इनसे, है ना? और क्या ऑब्जेक्टिव जो है उनके पीछे कोई मोरल कंटेंट है ना? कि ऑब्जेक्टिव्स तो दिए गए, ये गोल्स हैं आपके, तो उनके पीछे कोई मोरल कंटेंट है कि नहीं? और ये एकदम क्लियर, एकदम सही-साट चीज़ें हैं ना? क्या स्ट्रेंथ है और लिमिटेशंस है, जो विज़न है जो उससे रिलेटेड, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अचीवमेंट और वीकनेस क्या है संविधान की? ओके, तो संविधान के बारे में, जो संविधान की स्ट्रेंथ, लिमिटेशन जो है विजन का, और इम्प्लीकेशन जो, और वीकनेस, क्रिटिसिज्म वगैरह भी होता है संविधान का, हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो यही चीजें हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोर फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फीचर्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, सेक्युलर प्रोविजन हो गए, इंटीग्रिटी, सॉरी, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया। जुडिशरी के बारे में पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है हमारी। ओके, और फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है हमारा संविधान, है ना? तो ये भी हमने पढ़ा था। फ्लेक्सिबल और रिजिड भी हमारा संविधान, तो ये कई सारे फीचर्स हैं हमारे संविधान के। ओके, और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वगैरह की, सुप्रीमेसी है हमारे पार्लियामेंट की, क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। क्रिटिसिज्म भी देखेंगे संविधान का, और लिमिटेशंस क्या क्या है संविधान की, ये भी देखेंगे। ओके, तो फिलोसफी का मतलब क्या हो? कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ इसमें कानून वगैरह बस दिया हुआ है, और कानून अलग होता है और वैल्यूज और मोरालिटी अलग होती है। ओके, पर जो है हम लीगलिस्टिक जो
हम लीगलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बस देखते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच नहीं देखते हैं। हम सिर्फ कानून बस समझते, कानून के पीछे का जो रीजन है और जो उसके पीछे का मोरल कंटेंट है वो सब कहाँ देखते हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच नहीं लेते हैं हम। ओके, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच के बारे में यहाँ जानेंगे, है ना। तो जो ये भी है कि सारे के सारे जो कानून होते हैं ना, उसमें मोरल कंटेंट नहीं होता है। कई सारे कानून होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं हमारी डीपली जो वैल्यूज से भी। ओके, सारे कानून से मोरल कंटेंट नहीं होता, पर कुछ कानून से हमारी वैल्यूज भी कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोहिबिट करते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव नहीं करना है किसी की पर्सन, किसी भी इंसान के साथ में, लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। ठीक है, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, है ना। तो इन सब के बेसिस पे आपको किसी के साथ में प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, तो इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये जो होता है ना, इसके पीछे वैल्यू है। क्या वैल्यू है भाई? इक्वालिटी की वैल्यू है। ओके, तो इक्वालिटी चाहिए हमको। तो ये जो लॉ है कनेक्टेड है आइडिया ऑफ इक्वालिटी से। आर्टिकल 15 बोलता है ना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो लॉ है एग्जिस्ट करते हैं वैल्यू ऑफ इक्वालिटी के साथ में। तो कनेक्शन देखने को मिलता है कानून में और मोरल वैल्यूज में, है ना। तो मोरल वैल्यूज और कानून में जो है कनेक्शन देखने को मिलता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बेस्ड है, कई सारे मोरल विजन भी है इसके, है ना, कई सारे नजरिए भी हैं जो कि वैल्यूज हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच को हम अडॉप्ट करेंगे संविधान को समझने के लिए। ओके, तो पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से? तो 3 चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच में। पहली चीज़ तो होती है कि हमें समझने की ज़रूरत है कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि क्या पॉसिबल मीनिंग है इन टर्म्स के। तो जो भी संविधान में एक वर्ड दिया है ना, उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। राइट्स, अधिकार जो आपको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए ना पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, है ना? सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में दी गई है, 5 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप है। माइनॉरिटी शब्द का मतलब नहीं दिया गया संविधान में, पर माइनॉरिटी शब्द जो है जैसे कि आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30 में एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो इसी में माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं। हमारे देश में 6 प्रकार की माइनॉरिटीज हैं, है ना? पर माइनॉरिटी वर्ड का डेफिनेशन वगैरह ये सब नहीं है संविधान में। कौन-कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं? मुस्लिम हो गए, ठीक है, जैन हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन, पारसीज़ एंड बुद्धिस्ट, ठीक है, 6 प्रकार की माइनॉरिटीज़ है हमारे देश में। तो हम फर्स्ट थिंग तो हो गई, हर एक शब्द का मीनिंग जानना होगा। सेकंड चीज़ होती है कि हमें समझना होगा साथ-साथ में जो विज़न ऑफ द सोसाइटी है ना, एकदम सही तरीके से उसको, एंड जो पॉलिटी है, सोसाइटी और पॉलिटी का जो विज़न है उसके उसके थ्रू ही इंटरप्रिटेशन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सोसाइटी में कुछ प्रोविजन दिया गया है, ओके, तो उसके बिहाफ में ही जो मतलब कि हमारी सोसाइटी है उस हिसाब से ही हमारी जो है प्रोविजंस वगैरह अडॉप्ट किए गए हैं हमारे संविधान में। सोसाइटी के हिसाब से ही, जैसे कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी होती थी हमारे देश में प्रैक्टिस, आर्टिकल 17 जो है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना जो है वो हमारे इंक्लूड किया गया। तो हमारी सोसाइटल कंडीशन की वजह से ये लाया गया। तो पॉलिटी और सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो इंटरप्रिटेट किया करना है हमको संविधान के प्रोविजन को, है ना? तो वही चीज़ है, ठीक है? तो इससे हम अच्छे से समझ पाएँगे जो आइडियल्स हैं जो हमारे संविधान में है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट जो आता है थर्ड चीज़ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको साथ-साथ में हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के साथ-साथ, है ना? तो उसको आप और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अगर देखें तो वैल्यूज़ का जस्टिफिकेशन भी मिलता है उससे हमें। ओके, जो संविधान में वैल्यूज़ है ना, जो भी चीज़ लिखी गई है, तो उसका जस्टिफिकेशन हमको, उसका रीज़न मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में। जो हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने डिबेट की थी। फिलॉसफी का ट्रीटमेंट अगर वैल्यू का देखें, वो इनकम्प्लीट है अगर उसका जस्टिफिकेशन ना दे, ठीक है? अगर वैल्यू आपने बता दी कि ये संविधान में वैल्यू दी गई है, इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस दिया गया है, पर इसके पीछे का जस्टिफिकेशन भी तो दो, इसके पीछे का रीज़न भी दो, है ना? जब फ्रेमर्स थे, हमारे संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, चूज़ किया इंडियन सोसाइटी को, पॉलिटी को, वह सेट ऑफ वैल्यूज़, है ना? मतलब संविधान हमारी जो सोसाइटी और पॉलिटी है उसको गाइड किया वैल्यूज के थ्रू, है ना, और उसके पीछे का रीजन भी है। ओके, तो बिना रीजन के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो रीजन तो होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इसको जो है जो
पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है संविधान में भी। तो इन चीज़ों को बाद में भी एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट करते हैं हमारे संविधान को। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिर्फ़ ना मोरल कंटेंट बस नहीं दर्शाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो है मोरल कंटेंट तो आपको बताएगा ही, इसके साथ-साथ जो है इंटरप्रिटेशन जो है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसको भी लेकर के चलते हैं ये। क्योंकि ना जो जैसे कि अगर देखो कि एक एक प्रोविज़न जो है संविधान के, उसके कई सारे इंटरप्रिटेशन निकल गए। तो अब संविधान की वैल्यूज़ ही उसको बताएँगी कि ये सही है कि गलत है ना? तो ये भी ऑब्वियस है भाई कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सब लोग जो है डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? तो हर कोई जो है आइडियाज़ को डिस्कस करता है, जो आइडियाज़ हैं वगैरह उनको चैलेंज भी किया जाता है, डिस्कस किया डिबेट होता है ना? तो पॉलिटिकल एरेना में डिस्कस किया जाता है, लेजिस्लेचर भी इसको डिस्कस करते हैं, पार्टी फोरम्स भी और प्रेस में भी, स्कूल में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो ये आइडियाज़ जो है अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किए जाते हैं ना? एक चीज़ के कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं, कई सारे नज़रिए हो सकते हैं, है ना? तो उसको भी देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों की भी बातें समझो, उनको पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो जो आइडियल्स है ना, इनको डिफरेंट जो इंटरप्रेटेट किया जाता है, कभी-कभी ना इनको मैनिपुलेट भी किया जाता है अपने जो इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए भी, है ना? किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं। आर्टिकल 370 को चेंज करना था, है ना? संविधान में सॉरी, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसको हटाना था भई, क्योंकि इससे ना ये मतलब इसके बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी वजह से कितने सारी जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे। इनका अलग संविधान था, इनका अलग फ्लैग था, और जो कोई भी कानून होता था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना होता था इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो इतनी पावर नहीं देनी चाहिए किसी स्टेट को भी, है ना? क्योंकि फिर ऐसे में फिर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ जाती है। ओके, तो इसको हटाने के लिए ना बोला गया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वही उनके पास में अधिकार है, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और वही जो है इसको हटा सकती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे थे नेता लोग तो अपने ऊपर फोकस करते हैं, भई वो क्यों हटाएँगे भला इसको, है ना? इसलिए ना इसको हटाने के लिए क्या किया गया, तो इसको हटाने के लिए पहले तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, स्टेट इमरजेंसी भी उसको कह सकते हो आप। पहले तो स्टेट इमरजेंसी लग गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उसके बाद में स्टेट इमरजेंसी लग गई, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास में सारी पावर आ गई। अब प्रेसिडेंट इज इक्वल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना? तो यही हो गए सीधे। इसलिए फिर प्रेसिडेंट के पास में पावर आई, इन्होंने फिर हटवा दिया इसको। ओके, तो ये बायपास करते हैं हम चीजों को, इंटरप्रिटेट करते हैं अपने हिसाब से चीजों को। तो हम ये भी एग्जामिन करेंगे, कभी-कभी ना कनेक्टिविटी भी नहीं बैठती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट आइडियल्स हो गए और जो है उनका एक्सप्रेशन है, जो मतलब कि उनका जो इंटरप्रिटेशन भी दिया जाता है। सेम आइडियल के कई तरीके, कई मीनिंग निकल सकते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उसके डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं, इसलिए हम इन सब इंटरप्रिटेशन को कंपेयर करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ना आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, जो एक्सप्रेशन अलग-अलग निकल के आते हैं, तो ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक आर्बिट्रेटर का काम करते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, गवर्नमेंट उसके खिलाफ में बोलने लगी, तो संविधान को रेफर किया जाएगा, संविधान को देखा जाएगा, भाई संविधान का ये आइडियल है, संविधान का ये मीनिंग है, मतलब इसमें कुछ भी लिखा है तो उसका ये मीनिंग है, तो फिर उस हिसाब से चीजें लेकर के चलते हैं। तो आर्बिट्रेटर क्या होता है, जो कि ना एक पर्सन होता है जो कि जो मतलब कि सॉल्व करवाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, है ना? जैसे 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई तो वो चले गए टीचर के पास में, भई आप सॉल्व करवा दो। वैसे टीचर के पास में कोई जाता नहीं है, पर हाँ, तो ये सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है जॉब ऑफ आर्बिट्रेशन भी परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ जापान का दिया हुआ है, कुछ देख लेते हैं। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में लाया गया, इसको पीस कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो प्रिएम्बल इनका बोलता है कि जापानीज पीपल जो है पीस चाहते हैं, ठीक है, शांति से रहना चाहते हैं, और इनके हाई आइडियाज है, ये लोग ढंग से ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के चलना चाहते हैं, है ना? शांति से रहना चाहते हैं, बेसिक चीज यही है। पहले ना जापान बहुत ज्यादा शैतान था, ठीक है, मतलब कि सबको परेशान करके रखा था, सारी कंट्रीज के ऊपर इन्होंने कम कंट्रोल करके रखा हुआ था जापान ने, ठीक है, उस टाइम पर। फिर उसके बाद में ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी,
तो जापान का पूरे में कंट्रोल होता जा रहा था। तो यूएस ने फिर नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा दिए थे। न्यूक्लियर अटैक होने के बाद में जापान जो है बिल्कुल फिर शांत पड़ गया। ठीक है? फिर इसलिए इन्होंने पीस कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया। इनका जो आइडियल ऑफ पीस बहुत इंपॉर्टेंट है जापान में। इन आर्टिकल 9 क्या कहता है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की, भई ये लोग जो है इंटरनेशनल पीस को लेकर के चल रहे हैं और जस्टिस और ऑर्डर को लेकर के चल रहे हैं। ये लोग जो है शांति से रहना चाहते हैं। और जापानीज़ पीपल जो है वो बिल्कुल त्याग रहे हैं किसको? वॉर को। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ये लोग। इनका जो अधिकार है भई, ये जो सोवरेन राइट है नेशन का, कि ये लोग जो चाहे वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि भई हम जो है वॉर वगैरह त्याग रहे हैं और बिल्कुल धमकी वगैरह या फिर जो फोर्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। और इसको फुलफिल करने के लिए कि वो शांति से रहें, वॉर ना करें, इसलिए इन्होंने ना लैंड, सी और एयर फोर्स वगैरह जो है ना, इसको जो है वॉर पोटेंशियल रखने वाली जो फोर्सेस है ना, उनको उतना मेंटेन नहीं करते हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो इससे हमको देखने को मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जापान का है ना, उसमें डोमिनेट करता है थिंकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, है ना? तो उनकी थिंकिंग झलकती है। आपकी जो आपका अगर आप नोट लिखोगे दिन भर का कि आपने क्या-क्या फेस किया, है ना? अपनी जो डायरी वगैरह लिखोगे तो आपकी थिंकिंग उससे पता चल जाएगी भई। आपके बात करने के ढंग से पता चल जाएगा कि आप रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की, आपके व्यूज़ क्या है ना? ये सारी चीज़ें वैसे ही हमारे इनके संविधान से पता चल जाता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स का व्यू जो था। तो वैसे ही हमारे संविधान से भी आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लीडर्स क्या चाहते थे, है ना? डीपीएसपी का पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ओप्सी हाँ। ओके, इतना समझ गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म जो है उसका मीनिंग और इसकी नीड, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें संविधान की। हमने एग्री किया, एक रीज़न पे तो सभी लोग एग्री कर रहे थे कि भाई रिस्ट्रिक्ट करना है, जो पावर्स होती है ना गवर्नमेंट की, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है हमारा संविधान। आज के टाइम पे ना जो हमारे जो देश हैं, बड़े-बड़े देश हैं, सब ना बहुत पावरफुल हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई ये लोग अगर मोनोपोली हो गई, कोई ऐड़ा-बैड़ा कोई इंसान आ गया ना खतरनाक टाइप का, तो वो क्या करेगा? सबको कंट्रोल में करेगा और सबको पिटाई करेगा, है ना? सब लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा, फोर्स करेगा, लोगों को धमकाएगा, है ना? जैसे कि अगर देखो किम जोंग उन ऐसी हरकतें करता है नॉर्थ कोरिया में, हाँ, उसको कुछ पसंद नहीं ना, तो वो फिर क्या ही बोले, वो क्या ही करवा देता है। उस वो अपने जैसा हेयर स्टाइल सभी लोगों का रखवाता है देश में, है ना? तो मतलब वो बोल दे ना तो कोई हँस भी नहीं सकता उसके देश में, तो ऐसी चीज़ें भी चलती है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो अगर इंस्टीट्यूशन आपने कोई इंस्टीट्यूशन जो है मतलब कि वो गलत हाथों में चला गया तो मिसयूज़ करने लगे पावर का। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में देखो ना, तो पाकिस्तान में जो उनकी आर्मी है ना, वो टेररिज़्म जो उनकी, वैसे तो गवर्नमेंट भी टेररिज़्म ये तो ज़्यादा ही फंड करते हैं। इंडिया के खिलाफ बिल्कुल टेररिस्ट को यूज़ करते हैं। इनकी आर्मी पूरी की पूरी पावर लेकर के बैठी हुई है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो इनकी कठपुतली है आर्मी की। है ना? तो अगर इंस्टीट्यूशन आपने क्रिएट किया है सेफ्टी के लिए, जनता की भलाई के लिए, हो सकता है कि वो उनके खिलाफ जाकर के काम करने लगे। अफ्रीकन देशों में भी ऐसे ही होता है। एक बार पावर में आते हैं, मिलिट्री वहाँ पर पावर कैप्चर कर लेती है, फिर वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। एक एक कंट्री थी उसके लिए क्लिप्टोक्रेसी बोला गया था उसको, क्योंकि जो वहाँ के लीडर्स थे ना, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे फ़ोकस कर रहे थे, अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे, वो देश के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। ओके, तो ऐसा भी होता है जैसे म्यांमार में भी मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। अभी देखो बांग्लादेश की सिचुएशन, उनके लीडर्स ना इसको ना डुबो देंगे, इसको भी कटोरा मिलने वाला है बांग्लादेश को भी। जैसे श्रीलंका को मिला था चाइना के पास में जाकर के उनको फिर कटोरा मिल गया। चाइना ने इतना कर्जा दे दिया कि वो चुकाते-चुकाते इनके हाथों में कर्ज कटोरा ही आ गया। पाकिस्तान के हाथ में भी कटोरा है, अब बांग्लादेश का देखो क्या हाल होता है। चाइना की गोद में बैठ रहे हैं, अब क्या ही होगा इनका तो। एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पावर, जो स्टेट की जो पावर है वर्ल्ड में देखने को मिलता है कि कई सारे स्टेट जो है ना, वो अपने ही आप को हार्म पहुँचा लेते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों को तो वो लोग जो कुछ ग्रुप्स को तो हार्म पहुँचा ही देते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है। तो अगर हम कुछ रूल्स ड्रॉ कर दें गेम के इस तरीके से कि स्टेट जो है कंटीन्यूअसली उसके ऊपर चेक लगे। अब हमारे देश में देखो जुडिशरी है और एग्ज़ीक्यूटिव है, वैसे तो एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं। तो
हमारे देश में तो यही एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर होते हैं, पर ये दोनों ना एक-दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मनमानी करने लगेगा, ओके? तो कॉन्स्टिट्यूशन ना बेसिक रूल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रिवेंट करता है स्टेट को कि वो जो टायरेनिकल जो रूल ना मतलब हो जाए, मतलब उनका ना अपनी मनमानी ना करने लगे। अगर ऐसा होने लगा ना तो क्या ही होगा फिर देश का तो। ठीक है, एक अथॉरिटेरियन जैसे हिटलर ने क्या किया था, अपनी आइडियोलॉजी को सबकी आइडियोलॉजी बना दिया और फिर निर्दोष लोगों को खूब मारा है ना, उनकी जान ली उसने। तो ऐसा भी होता है, कभी-कभी गलत हाथों में पावर चली गई तो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स प्रोवाइड करते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, सोसाइटी में चेंजेस लेके आएँ। अब हमारा संविधान जो है डीपीएसपी देता है, डीपीएसपी में कई सारी डायरेक्टिव्स दी गई हैं कि गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 47 में बोला गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स है इंजीरियस टू हेल्थ है, जो हेल्थ के जो नुकसान पहुँचाती है ऐसी ड्रिंक्स एंड ड्रग्स उसको बैन कर दो, ठीक है? आर्टिकल 51 में बोला गया है पीस लेकर के चलना है आपको इंटरनेशनल, है ना? तो कई सारे प्रोविज़न है। आर्टिकल 39 का डी आप याद कर लो, ठीक है? 39 का डी जो है वो बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीव के बारे में बात करते हैं, है ना? तो ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं गवर्नमेंट को कि इस दिशा में आप कानून बनाओ। अगर हम कॉलोनाइज्ड आज तक जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे, ठीक है? कॉलोनाइज्ड क्या हुआ? कॉलोनी बने हुए थे ना हम। जो हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमको यूज़ करते थे पूरे तरीके से हमारे देश को, है ना? हम जो थे एक मार्केट बने हुए थे, वो बना हुआ प्रोडक्ट लाते थे और हमारे देश में बेचते थे। ठीक है, हमारे देश के जो लोग थे वो इतनी मेहनत करते थे, फिर भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो एकदम बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया जाता था। वो अपने आप को ना ऐसा भी कहते हैं एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड होता है उनका। वेस्ट वाले जो है ना, वो लोग जो है उनका एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड होता है, मतलब कि वो अपने आप को बहुत सभ्य और अच्छा मानते हैं और बाकी सब लोग उनके सामने जो है बारबैरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं एकदम, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अनाउंस करते हैं कि फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल जो मतलब कि जब आजाद हुए थे ना उसके बाद से सबसे पहले लोगों को जो है पॉलिटिकल जो सेल्फ डिटर्मिनेशन मिला, उनको खुद के देश में रूल करने की पावर मिली, है ना? पहले कोई बाहर का आके रूल कर रहा था। नेहरू जी भी ये बात समझते थे, ठीक है? इन चीजों को वो समझते थे, इसलिए उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कलेक्टिव डिमांड, है ना? सेल्फ डिटर्मिनेशन की। हमारा देश जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी हमारे देश का संविधान लिखेगी और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के ही होंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होगा ना वो इंडिया का पीपल होगा, इंडिया की जनता से ही वो रहेंगे। वो फ्रेम करेंगे अपने देश का संविधान, है ना? बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, मतलब कि बिना कोई ब्रिटिश और के। सेकंड चीज़ थी कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सिर्फ बॉडी ऑफ पीपल नहीं है, ठीक है? जनता मतलब कि सिर्फ लोग बस नहीं है उसमें, या फिर सिर्फ एबल लॉयर बस नहीं है, मतलब कि कानून जो जानते हैं वो ही बस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला है कि हमारा देश अब राह पर चल पड़ा है। अपने जो पुराने ढांचा जो उनका पॉलिटिकल जो पहले नहीं ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा था उस सोशल स्ट्रक्चर को, उसको त्याग करके नया जो अपना लेकर के चलेंगे, हम नया गवर्नमेंट बनाएँगे, ठीक है? और अपने देश को अच्छे से लेकर के चलेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया ताकि जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की जो हमारे यहाँ से सोशल हायरार्की चला करती थी ना, भेदभाव चला करता था, कास्ट सिस्टम चला करता था, उसको हटा करके एक नया एरा फ्रीडम लेकर के आएँगे हम लोगों के लिए, आज़ादी होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगी, है ना? जस्टिस होगा, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। तो अप्रोच है कि पोटेंशियल चेंज करेंगे हम, थ्योरी मतलब कि इस अप्रोच के थ्रू हम चेंज जो होगा पॉलिटिकल थ्योरी जो है, सॉरी, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी उनको साथ में लेकर के चलेंगे इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ लिमिट नहीं लगाता है जो लोग पावर में है उनके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट को लिमिट तो लगाते ही हैं, उसके साथ साथ ये एम्पावर भी करते हैं, जिनके पास में कभी पावर नहीं थी उनको भी पावर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वल्नरेबल पीपल, जो कि कमजोर होते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, जिनको कभी पावर नहीं मिली, जिनके साथ में गलत हुआ, तो उनको भी पावर देते हैं और कलेक्टिव गुड की बात करते हैं। तो वही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन का भी गोल था, ओके? जो कि फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब।
अब व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट उनको क्यों समझ रहे हैं भला? अगर हम पीछे देखते हैं और अपने आप को देखें ना, तो हम अपने पास्ट से जुड़े होते हैं, है ना? जैसा पास्ट होता है उसी हिसाब से हमारी जो चीज़ें निकल के आती है ना? वैसे ही बिहेवियर भी होता है कभी-कभी तो। तो अगर हम देखें जॉब ऑफ लीगल हिस्टोरियंस की जॉब क्या है, जो कि लीगल चीज़ों पे देखते हैं ना, तो वो अपने पास्ट को देखते हैं इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड सर्च करते हैं बेसिस ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल आइडिया कि ऐसा ही लीगल और पॉलिटिकल आइडिया भला क्यों है ना? तो ये हमारी हिस्ट्री से भी हमको जानने को मिलता है। ओके। जैसे कि ना पहले ना अंग्रेज जो थे वो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जैसे जो राइटर्स होते थे न्यूज़पेपर वगैरह उस पे सेंसरशिप लगा देते थे। उस पे जो है वो अपने हिसाब से आर्टिकल नहीं लिख सकता था, गवर्नमेंट के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते थे। तो हमें दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो हमारी हिस्ट्री की वजह से इन्फ्लुएंस रहा ना कि हमारे अधिकारों का वॉयलेशन होता था। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया और सभी लोगों को अधिकार है कि भाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके अपन। तो स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स के वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे, जो इंटेंशन और कंसर्न जो चिंताएं वगैरह थी और इनके जो इंटेंशंस क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के, है ना? क्यों हम जो सिर्फ़ ऐसा क्यों नहीं जो जो आज का चीज़ें हैं, वही बस पढ़ के काम चला लें, है ना? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं नॉर्म्स वग़ैरह वो बस पढ़ के काम चला लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम अमेरिका की बात करें ना, तो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन था 18th सेंचुरी में लिखा गया था। 18th सेंचुरी बहुत पुराना टाइम हो गया ना, तो उसके टाइम पर अगर उसकी चीज़ों को आज के टाइम पर देखें, उनकी वैल्यूज़ को, स्टैंडर्ड को 21st सेंचुरी में देखें, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गए हैं। पर अगर इंडिया की बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1949 में ही हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया उसको, है ना? तो ओरिजिनल फ्रेमर्स जो थे और आज के टाइम पर अगर देखें तो उतना चेंज नहीं आया है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, कंसेप्शन जो मानना है, हमारी धारणाएँ हैं, तो वो ना उतनी सेपरेट नहीं, उतनी अलग नहीं है, किससे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्ल्ड था उससे। तो हमारा हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन का अभी भी उतना ही हिस्ट्री ऑफ द प्रेज़ेंट है, मतलब वो उतनी कनेक्टिविटी है अभी भी, ओके, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अमेरिका की ज़्यादा टाइम हो गया है। फर्दर अगर देखें हम, तो हम अपने रियल पॉइंट को भूल चुके हैं, जो हमारे लीगल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस का था। सिंपली क्योंकि ना कहीं न कहीं जो रोड जो है हम उसको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगे हैं, ठीक है, ऐसा तो था ही। जैसे अपनी आज़ादी को नहीं लोग बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगते हैं, ठीक है, मिल गई। जब आज़ाद नहीं थे ना तब पता चलता कि मतलब इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे, अंग्रेज़ करते थे इंडियंस के ऊपर। अभी हमें जो है प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, फ्रीडम है कि हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कुछ भी बोल सकते हैं। पता है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन है और जो शी जिनपिंग है चाइना का, वो क्या करता है अगर उसके खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलता है ना भई उनको उठवा लेता है वो। इंसान का नामो-निशान नहीं दिखता, पर हमारे देश में सभी लोगों को बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं अपन गवर्नमेंट को, है ना? तो हमें उतने ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए चीज़ों को, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, है ना? तो ये रीज़न है कि हम अपने बैकग्राउंड को फिर से देखें, है ना? और अपनी जो कॉन्शसनेस है और उसको फिर से हम जो तो हमें और अच्छे से जानने को मिलेगा संविधान के बारे में। अगर हम व्हेन द गोइंग इज़ गुड, दिस फॉरगेटिंग इज़ हार्मलेस, है ना? जब सही सब चल रहा होता है तो इतना भूलना नहीं मतलब भूल भी जाएँ तो भी ठीक है, ओके, बट अगर इन प्रैक्टिसेज़ को देखें तो इनको चैलेंज भी किया जाता है और थ्रेट भी होता है और नेग्लेक्ट भी किया जाता है। जो प्रिंसिपल है तो इनको हार्मफुल होगा अगर हम बिल्कुल ही भूल जाएँ, ठीक है? मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसको अगर उनकी वैल्यूज़ वगैरह प्रिंसिपल हैं, उनको एकदम ही भूल जाएँ तो ये सही नहीं होगा, ये हार्मफुल होगा। अगर शॉर्ट में देखें तो हैंडल करना ज़रूरी है करंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस को, ओके? अगर हैंडल करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, तो उनकी वैल्यूज़ को समझना होगा, उसके मीनिंग को समझना होगा हमें, है ना? तो इसीलिए हमको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में जाना होगा। है ना? तो यहाँ पर रीज़न बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में क्यों जाएँ भला, है ना? तो फर्दर दोबारा से हमको टाइम देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कॉलोनियल एरा में हमारे साथ ऐसा होता था, इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया संविधान में। गवर्नमेंट हमारे ऊपर अत्याचार करती थी, गवर्नमेंट के पास में अनलिमिटेड पावर थी, वो किसी को भी अरेस्ट करके रख रॉलेट एक्ट लाया गया था ना, तो रॉलेट एक्ट के तहत वो किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए तो कम से कम। काला पानी की सज़ा होती थी अंडमान निकोबार में।
तो इसीलिए इतने सारे कानून, ये सारी चीज़ें लाई गई, संविधान में लिखा गया। आपको अधिकार दिया गया कि आपको कोई भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकता है। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, है ना? अगर आपके राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए हमको याद रखने की ज़रूरत है और बार-बार पॉलिटिकल फिलॉसफी को जानने की भी कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो संविधान है। हम इसको जानेंगे तो हम अपने संविधान को भी समझ पाएँगे अच्छे से। ओके, तो व्हाट इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना एक शब्द में, क्योंकि एक शब्द में तो डिस्क्राइब कर नहीं सकते। और ये जो है सिंगल लेबल को रेज़िस्ट भी करते हैं कि अगर देखें, बिकॉज़ ये लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, एगैलिटेरियन भी है, सेक्युलर, फेडरल भी है, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं, सेंसिटिव भी है, जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी है, एज़ वेल एज़ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। कमिटेड टू बिल्डिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो इसको समझो, देखो डेमोक्रेटिक है हमारी, आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही है। तो हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, आज़ादी भी दी गई है लोगों को, ठीक है? टॉलरेंस भी है हमारे यहाँ, ठीक है? डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, सब लोग एक-दूसरे को टॉलरेट करते हैं ना? इगैलिटेरियन इक्वालिटी को भी लेकर के चलते, सेक्युलर हैं, ठीक है? हमारा देश किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में जनता सुप्रीम है। ओके, फेडरल है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है बराबर से, है ना? तो और कम्युनिटी वैल्यूज़ को भी ओपन है, उसकी तरफ भी जो खुला है इनका व्यवहार, है ना? और सेंसिटिव है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी, मतलब माइनॉरिटीज़ तक को अधिकार दिए गए। वरना पाकिस्तान में देखो ना, तो माइनॉरिटी की हालत इतनी खराब है ना, वहाँ पर तो क्या ही बोले। जैसे बांग्लादेश में अभी हिंदूज़ के ऊपर कितना अटैक हो रहा है, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में है ना? तो ऐसा भी होता है। पर हमारे देश में माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो अपना जो है वेल-बीइंग कर सकें और अपने जो चीज़ों को डेवलप कर सकें और अपनी जो रिलीजन वगैरह को सबको आगे लेकर के चल सकें। तो हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को भी लेकर के चलते हैं, जो कि हमारी सिटीज़नशिप है ना? सिटीज़नशिप पार्ट 2 में दिया गया है संविधान के आर्टिकल 5 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है? तो ये हो गया। अभी शॉर्ट में देखें तो हम कमिटेड हैं अपनी फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, है ना? न्याय होना चाहिए समाज में, समानता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए एंड नेशनल यूनिटी भी लेकर के चलनी है ना? तो इसके अंडरनीथ जो क्लियर है इतना तो कि हम पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर के थ्रू जो फिलॉसफी को प्रैक्टिस में ला सकते हैं, है ना? तो पीसफुली जब ये वैल्यूज़ हमारे दिमाग में रहेंगी, अगर हमारे लॉ मेकर्स के दिमाग में रहेंगी ये चीज़ें, तभी तो वो ऐसा कानून बनाएँगे जो इन वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करे, है ना? अब इंडिविजुअल फ्रीडम, फर्स्ट पॉइंट अगर हम नोट करते हैं हमारे संविधान का, तो इसका कमिटमेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए। ठीक है, जनता सबसे पहले आती है और इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे पहले आती है। कमिटमेंट जो है, ये जल्दबाजी में ऐसे नहीं आया है। अच्छे से डेलिब्रेशन, डिबेट वगैरह सब कुछ किया गया, तभी लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दी गई है, आपको आज़ादी दी गई है। ठीक है? जब कोई सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद में जजमेंट देते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 21 में जो है प्राइवेसी भी ऐड किया गया, केएस पुट्टास्वामी केस में, है ना, 2017 में। तो वैसे ही अच्छे से डेलिब्रेशन किया गया, डिबेट किया गया, विचार-विमर्श किया गया, उसके बाद में इंडिविजुअल फ्रीडम को ऐड किया गया। रेदर जो है ये कंटीन्यूअस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी की रही हमारे जो सेंचुरी में भी पूरी। ओके, ओके, तो मतलब कि लोग डिबेट करते, डिस्कशन करते, पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी ये सब इंक्लूडेड है। कंटीन्यूअस जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही राजा राममोहन रॉय, आपने इनके बारे में, इनको ना कई सारी भाषाएँ आना, मैं तो शॉक ही हो गई थी, इतनी सारी लैंग्वेजेज़ आती थी इनको उस टाइम पर। उस टाइम पर तो कोई ट्रांसलेटर वगैरह कुछ भी नहीं होता था, है ना? आज तो सब ट्रांसलेट हो जाता है गूगल से, एआई से, है ना? उस टाइम पर राजा राममोहन रॉय को सब कुछ पता था। वैसे ही ना शॉक हो जाते हैं, बी आर अम्बेडकर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ पे जहाँ लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर वो लेक्चर दिया करते थे, है ना? मतलब लेक्चरर थे, तो मतलब प्रोफ़ेसर थे वो, तो मतलब इनकी ना, ये जो हमारे लीडर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हैं। इनको कई सारी लैंग्वेजेज़ आती थी अपने देश की, ताकि ये जो जनता से कनेक्ट कर सकें और आज़ादी की बात कर सकें। तो राजा राममोहन रॉय ने उस टाइम पर प्रोटेस्ट किया
अगेंस्ट किसके? जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ब्रिटिश थे ना, जो अंग्रेज थे, वो लोग क्या करते थे, क्योंकि इनके खिलाफ न्यूज़पेपर में लोग लिखा करते थे, तो न्यूज़पेपर को ही बंद करवा देते थे ये लोग इनका। ठीक है? जो इनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी ना, प्रेस जो मीडिया थी, उनकी फ्रीडम को ही ये लोग कर्टेल कर देते थे, खत्म कर देते थे। रॉय जो थे, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्टेट जो है उनको रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जो इंडिविजुअल है उनकी नीड्स के प्रति, एंड उन लोगों को जो है कम्युनिकेट करने का अधिकार देना चाहिए। वो अपनी नीड्स जो है, अपनी ज़रूरतें कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो बता पाएँगे, है ना? तो इसलिए उनको जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस देना चाहिए। देयरफॉर स्टेट जो है उन्होंने परमिट किया अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। जब अनलिमिटेड लिबर्टी दे दी गई थी ना पब्लिकेशन की, फिर देखो हमारे लीडर्स ने लिखना शुरू किया अपने विचार, जो सोसाइटी में गलत प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ में बोलना शुरू किया। वैसे ही इंडियंस भी कंटिन्यू डिमांड करते ही रहे फ्रीडम ऑफ प्रेस का थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल तो भई बार-बार वो लोग क्या करते थे, चेक करते थे कि ये इंसान जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख रहा है ना? मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहा है, तो उस इंसान को ढूँढते थे, अरेस्ट करने की कोशिश करते थे, उसका जो पेपर बंद करवाने की कोशिश करते थे। तो हमारे लीडर्स भी खतरनाक थे, वो लोग तो थे फिर अ, अलग से निकाल लेते थे अपना न्यूज़पेपर। उस टाइम पर यही तो एक मीडियम था लोगों से कनेक्ट करने का, न्यूज़पेपर जो अपना वीकली वगैरह, मैगज़ीन वगैरह निकाला करते थे वो लोग, है ना? तो उतना सरप्राइज़िंग नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। आर्टिकल 19 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो आप अपना बोल सकते हो, लिख सकते हो, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहो कर सकते हो। पर ये भी आर्बिट्रेरी नहीं है। मतलब कि सॉरी, तो आर्बिट्रेरी अरेस्ट से भी फ्रीडम है। आर्टिकल 20 है ना, आर्टिकल 20 में फ्रीडम इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, सॉरी, फ्रीडम नहीं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। तो इसमें ना आप किसी भी पर्सन को जबरदस्ती अरेस्ट करके नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो उनका जो है, सॉरी, 22 आर्टिकल में है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें तो 3 चीज़ें आती हैं कि आप ज़बरदस्ती उनसे कबूल नहीं करवा सकते, जो कानून में लिखा है वही उसी हिसाब से सज़ा देनी है। तो ये आता है इसमें, ठीक है? तो आर्टिकल 22 में आता है फ्रीडम जो है अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, तो इनफेमस रॉलेट एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 1919 जो है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट जो था, ये इसको काला कानून भी बोला गया था। ये जो था, ये कानून के थ्रू ना ये लोग क्या करते थे, नेशनल मूवमेंट को अपोज करवा रहे थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिशर्स तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, कितने भी टाइम पीरियड के लिए, वैसे तो 2 साल था। तो ये लोग जो है किसी को भी जेल में भर सकते थे, तो बेसिक फ्रीडम ही लोगों को डिनाई कर दी गई थी, लोगों को जो है उनकी फ्रीडम ही नहीं मिल रही थी। तो इससे आपको पता चल रहा है, इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट में 22 में ये ऐड किया गया, आर्टिकल जो है 20 में चीजें ऐड की गई ताकि जनता को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? हैबीज कॉर्पस रिट है, आपको पढ़ाया था ना, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। रिट्स हमने पढ़ाई थी, तो रिट्स में हैबीज कॉर्पस रिट्स है। तो उससे उसमें क्या है, आर्बिट्ररी किसी को अरेस्ट करके आप जेल में नहीं भर सकते, ठीक है? उनके खिलाफ अगर कोई चार्जशीट है, उनने कोई क्राइम किया है तभी रख सकते हो। तो आप रिट लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि हैबीज कॉर्पस रिट के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर इश्यू करते हैं कि इनको जो है आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को। तो इसका बैकग्राउंड है कि हमने ये सारी चीज़ें झेली हैं हमारे लीडर्स ने, इसलिए उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपने संविधान में ये सब लिखा, है ना? ताकि इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर कर सकें। दीज़ एंड अदर इंडिविजुअल फ्रीडम सच एज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्शियंस जो है आपकी आत्मा की आवाज़, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है ना? तो ये लिबरल आइडियोलॉजी का पार्ट है, ठीक है? किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो रिलीजन। हमारे देश में हर त्योहार को मनाया जाता है, बिल्कुल पब्लिक जो है रैली निकाली जाती है ना? जुलूस निकाला जाता है, आपने देखा ही होगा, ओके? पर दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तुम रिलीजन अपना ना अपने प्राइवेट स्फीयर में करो, पब्लिक में आकर के काम नहीं कर सकते। तो ये भी चीज़ें चलती हैं। तो ऑन द बेसिस, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लिबरल इन कैरेक्टर है। इतने सारे अधिकार दिए हैं, बताओ, कॉन्शियस का अधिकार दिया गया है, यहाँ पर जो फ्रीडम का अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो ये लिबरल चीज़ें हैं। क्योंकि ना लिबरल आइडियोलॉजी में अब आप पॉलिटिकल थ्योरी में भी कई सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो लिबरल में ना लिबरल ऐसे ना वेस्टर्न टर्म यूज़ किया जाता है इसको, लिबरल आइडियोलॉजी जो होती है, लिबरलिज्म में इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ओके?
तो और इंडिविजुअल फ्रीडम इम्पोर्टेंट होती है। जैसे चैप्टर फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिविजुअल फ्रीडम देता है। राइट्स हमारे अधिकार हैं जो कि हमको फ्रीडम देते हैं, है ना? पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 टू लेकर के 15 तक, है ना? 12 से 15 तक। तो आप रिकॉल करो इन चीज़ों को। अगर हम इट माइट बी रिकॉल्ड फॉर दैट ओवर 40 इयर्स अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद में 40 साल अगर देखें, हर सिंगल रेज़ोल्यूशन, स्कीम, बिल हर चीज़ में ना जो रिपोर्ट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो मेंशन करते थे, क्या चीज़ें लिखते थे? मतलब कि गवर्नमेंट में जो पावर में थी ना पॉलिटिकल पार्टी, वो मेंशन करती थी, वो लिखती थी ये चीज़, इंडिविजुअल राइट को हम लेकर के चल रहे हैं। नॉट जस्ट पासिंग नॉट जस्ट इन पासिंग बट इन एज़ एन नॉन नेगोशिएबल वैल्यू, मतलब कि इस पे कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो है ही भाई, इंडिविजुअल तो है ही, ठीक है? इंडिविजुअल राइट, समझ गए आप? इंडिविजुअल राइट ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमारे संविधान में है। अब सेकंड चीज़ आती है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिबरल तो हम कहते ही हैं। वी डू नॉट मीन दैट इज़ लिबरल ओनली इन द क्लासिकल वेस्टर्न सेंस। तो लिबरल का मतलब क्या हुआ क्लासिकल वेस्टर्न सेंस में? तो क्लासिकल अगर इनकी बात करें हम, तो है ना, बुक जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, तो उसमें आपने अभी तो नहीं पढ़ाया है मैंने, वैसे आपने अगर पढ़ा हो तो बाकी अभी पढ़ाएँगे फिर इसके बारे में। तो लिबरलिज़्म का जो आइडिया होता है ना, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज़्म की बात की गई। सबसे लिबरलिज़्म आइडियोलॉजी थी ना, तो लिबरलिज़्म जो आइडियोलॉजी में ना कई सारी चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट जो थे क्लासिकल लिबरल्स आते थे, फिर सेकंड जो थे इसमें मॉडर्न लिबरल्स आ गए। मॉडर्न लिबरल्स क्लासिकल लिबरल्स को जो है नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक है? उनको पॉजिटिव लिबरल भी कहते हैं। फिर थर्ड आ जाते हैं, नियो लिबरल आ जाते हैं। तो ये लोग अपनी आइडियोलॉजी में चेंज करते रहे टाइम के साथ-साथ। नियो लिबरल आ जाते हैं और फिर इसके बाद में और भी होते हैं, ठीक है? तो आप रहने दो ये सब। तो क्लासिकल लिबरल्स में ना क्लासिकल लिबरल्स में जो इसमें ना क्या बात करते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात करते हैं और इसमें ना स्टेट का बहुत ही कम रोल होता है। स्टेट मतलब बिल्कुल मिनिमल रोल प्ले करता है, मतलब कि गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता, इंडिविजुअल को ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी थी, है ना? तो इस वज़ह से क्या हो रहा था, गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा था और जो अमीर लोग थे ना, वो अपनी अपनी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे थे। स्टेट जो था रेगुलेट नहीं कर रहा था इनके बिहेवियर को। 17th सेंचुरी से लेकर के 1930s तक चला है ये। क्लासिकल लिबरलिज़्म अगर इसको माने तो, है ना? तो इससे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जनता के जो कैपिटलिस्ट थे ना, मतलब कि जो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो गए, तो वो लोग ना खूब एक्सप्लॉइट करते थे, जनता को खूब परेशान करते थे। फिर उसके बाद में मॉडर्न लिबरलिज़्म निकल के आया, जिसको पॉजिटिव लिबरलिज़्म भी कहा गया, जिसमें वेलफेयर स्टेट का आइडिया लाया गया। वेलफेयर स्टेट में अब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल हो गया था। इसमें ये लोग क्या कर रही थी, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी बिज़नेस वग़ैरह को, है ना? और जनता के ध्यान में काम कर रहे थे ये लोग। फिर न्यू लिबरल में फिर से जो क्लासिकल लिबरल के क्लोज़ में था ये बिल्कुल। इसमें फिर से जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई, स्टेट का बहुत कम रोल कर दिया गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। तो क्लासिकल लिबरलिज़्म में ना ऑलवेज़ ये लोग राइट्स के बारे में बात करते हैं इंडिविजुअल के, है ना? एक पर्सन के राइट्स के बारे में बात करते हैं और सोशल जस्टिस को उतना ओवर डिमांड ऑफ द सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज़, मतलब कि सोशल जस्टिस और कम्युनिटी वैल्यू इनके लिए कम इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल का राइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोशल जस्टिस में आप सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है? जो गरीब हैं उनके लिए काम करने की कोशिश करोगे। तो ये लोग यही नहीं कर रहे थे, इसलिए फिर पॉजिटिव लिबरलिज़्म लेकर के आए। ये लोग अपनी आइडियोलॉजी में चेंज किया। आइडियोलॉजी क्या, सेट ऑफ बिलीफ आइडियाज़ होते हैं, ठीक है? जो कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, मानते हैं इन चीज़ों को, है ना? यही है, समझ में आ रहा है ना? तो लिबरलिज़्म जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट वर्ज़न है हमारे। हमने अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चले भाई, हम क्यों फ़ॉलो करें वेस्ट का? ठीक है? तो हमारे संविधान में अलग वर्ज़न है। 2 तरीके से है, फर्स्ट तो है कि हम लिबरलिज़्म को हमेशा जोड़ के रखते हैं सोशल जस्टिस से। मतलब भाई सोशल जस्टिस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल जस्टिस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिविजुअल को फ्रीडम तो देते हैं, उसके साथ-साथ रिज़र्वेशन भी दिया जाता है। अफ़र्मेटिव एक्शन कहते हैं इसको, लोगों के वेलफेयर में काम करते हैं। तो रिज़र्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया जाता है ना? जो कि जिनके साथ में हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, जिनके साथ में हमेशा गलत हुआ है, तो संविधान में इनके लिए प्रोविज़न है। हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से 10-10 साल के लिए इनका रिज़र्वेशन बढ़ा दिया जाता है ना?
तो मेकर्स जो थे संविधान बनाने वाले थे, वो मानते थे कि सिर्फ राइट टू इक्वालिटी देने से काम नहीं चलेगा। आपने तो लिख दिया किताब में राइट टू इक्वालिटी है, पर सच में राइट टू इक्वालिटी है? समाज एक्सेप्ट करने को है इक्वालिटी? आज भी जो देखोगे ना आप कई सारे घरों में जो मतलब इनइक्वालिटीज़ प्रिवेल करती हैं, अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं है हमारे देश में। कास्ट के नाम पर भी, रिलीजन के नाम पे भी इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में, है ना? भेदभाव होता है। तो राइट टू इक्वालिटी इतना इनफ नहीं है कि हम ओल्ड एज जो इतना पुराना जो घुसा हुआ है डीप रूटेड जो कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ और जो इनइक्वालिटीज हैं जो लोगों के साथ में भेदभाव होता है वो खत्म हो जाएगा एकदम से नहीं होने वाला भैया इतनी इतना इजीली नहीं होगा खत्म। अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे इतने साल के बाद में अभी भी चेंज होना जरूरी है और चीजों को है ना। तो जो इतना इनजस्टिस सफर किया है इन ग्रुप्स ने इन लोगों ने तो इनके लिए जो है रिज़र्वेशन दिया गया ताकि जो है इनके रियल मीनिंग दिया जाए, इनके जो राइट टू वोट को भी, है ना? तभी तो इनके वोट को भी जो मतलब कि इनके जो वोट दे के ये लोग जो गवर्नमेंट को लेकर के आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी तो उनके लिए काम करे, है ना? तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स रखे गए ताकि जो है रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट। जो इंसान जो है कमज़ोर है उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है हर गरीब बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल पाए, है ना? इसलिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। पर गवर्नमेंट स्कूल के भी हालात इतने खराब रहते हैं। पर दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल के बारे में हमने पढ़ा है कि बड़े अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल। अगर हर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा हो जाएगा, हर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने लगेंगे ना, फिर देखो आप हेल्थ और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ और एजुकेशन मिल गई ना, तो फिर तो समझो भई इंसान ना बिल्कुल बदल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपने लिए खुद के लिए अर्न करेगा, अपनी सिचुएशन बदल सकता है ना? आपने कई सारे एग्ज़ाम्पल देखे होंगे सोसाइटी में। अब्दुल कलाम सर भी तो एक छोटे से परिवार से निकल कर के आते थे, है ना? फिर उन्होंने अपनी कंडीशन बदली, उन्होंने अपनी शिक्षक के ज़रिए, है ना? पढ़ाई की उन्होंने अच्छे से। तो टीचर्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। देयरफॉर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है ना हमारे संविधान बनाने वाले, उन्होंने कई सारे स्पेशल मेजर लिए ताकि प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट जो है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का और उनके लिए ना सीट्स भी रखी रिजर्वेशन किया सीट्स का लेजिस्लेचर में। मतलब कि जैसे लोकसभा हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई स्टेट्स में, है ना? तो उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया भाई कि ये सीट जो है रिजर्व कर दी गई शेड्यूल कास्ट के लिए। हमने आपको पीसा प्रोविजन भी पढ़ाया था, है ना? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज है ना 1996 का। ठीक है तो इसमें जो है पंचायत जो है उसमें ऑटोनॉमी के साथ में शेड्यूल्ड एरियाज में दिया गया और फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज होता है एंड ट्राइबल एरियाज। कॉन्स्टिट्यूशन ने ना ऑल्सो मेड पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिजर्व पब्लिक सेक्टर जॉब्स फॉर दीज ग्रुप्स। तो अब जॉब्स में भी रिजर्वेशन होता है ना उनका कट ऑफ कम जाता है। ओके जो शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो संविधान में ये प्रोविज़न दिए गए हैं इसलिए संविधान के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट कई सारे एक्ट भी बनाते हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। तो इनके खिलाफ अत्याचार ना हो इसलिए इनके लिए कानून भी लाया गया 1989 का। इनके लिए नेशनल कमीशन भी बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो कि इनकी कंडीशन देखते हैं। ठीक है? वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, जो कि वुमेन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी है, एनसीपीसीआर, वो बच्चों के रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो हर बहुत सारी चीज़ें हैं अपने देश में, पर यही है इफेक्टिवली उतना काम नहीं करते हैं ये लोग। इंडियन लिबरलिज्म जो है उसकी 2 स्ट्रीम देखने को मिलती है हमें। हमने देखा ना हम अपने तरीके से चीज़ों को लेकर के चलते हैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से, है ना? तो 2 स्ट्रीम क्या है 2 जो आप समझो 2 स्ट्रीम है इंडियन लिबरलिज्म की। एक तो हो गए राजा राम मोहन रॉय की ये एम्फेसिस करते थे, किस पे फ़ोकस करते थे ये इंडिविजुअल राइट्स पे, राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के राइट्स पे फ़ोकस करते थे ये जो थे राजा राम मोहन रॉय और इंडिविजुअल इंसान के राइट्स पे फ़ोकस करते थे। राजा राम मोहन रॉय ने ही सती को खत्म करवाया था। जो वुमेन को जला दिया जाता था ना, उनके हस्बैंड की मृत्यु के साथ में उनको भी बोलते थे कि भाई सती हो जाए, ठीक है? तो मतलब उनको भी जला दिया जाता था, ठीक है? सेकंड स्ट्रीम आती है केसी सेन के साथ में जस्टिस रनाडे, स्वामी विवेकानंद। ये जो है ये वाले थिंकर इनकी एक एक आप ग्रुप मान सकते हो केसी सेन हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है? जस्टिस रनाडे हो गए। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस विद इन ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म। तो हिंदुइज़्म जो पुराना वाला हिंदुइज़्म था ना, उसमें जो है जो
इनजस्टिस हुआ करता था, ठीक है? और कई सारी चीज़ें थी, फिर रिफ़ॉर्म रिलीजन में भी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। पता कई सारी प्रैक्टिसेज़ होती है जो रिलीजन में गलत होती हैं, तो उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी होता है। पर लोग जो है रिलीजन के नाम पर बिल्कुल ब्लाइंड होके चीज़ें बातें करते हैं, ये सही नहीं होता है ना? तो इन्होंने चीज़ें चेंज की और रिफ़ॉर्म की बात की, सोशल जस्टिस की बात की, जैसे स्वामी विवेकानंद ने बात की थी, है ना? तो ये थी और विवेकानंद के लिए ना दोबारा से हिंदू सोसाइटी को ये रीऑर्डर करना चाहते थे, जिसमें ना कोई भी जो है मतलब could not have been possible without liberal प्रिंसिपल। तो लिबरल प्रिंसिपल के बिना जो है दोबारा से हिंदू सोसाइटी को सुधार नहीं सकते थे। कई सारे मिथ एग्जिस्ट करते थे, कई सारी गलत चीजें थी, जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटीज तो है ही, वुमेन्स के साथ भी गलत होता था। तो इन चीजों को रिफॉर्म करना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें बदल जाए ना, फिर देखो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। जब 50% पॉपुलेशन वुमेन की आप घर में बैठा के रखे हो, काम नहीं करने दे रहे हो, है ना? उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हो, अगर बराबर से सब लोग काम करें, सब लोग साथ में लेकर के चलें, तो कितना अच्छा रहे। तो केएम पनिकर ने ये उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है? इन डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म जो लिबरलिज्म एंड बॉम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस, तो उसमें इन्होंने ये शब्द बोले थे, ठीक है? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो वीडियो कंटिन्यू करूँ कि सेकंड पार्ट में कवर करें इसे? ठीक है, तो फिर सेकंड पार्ट में देखते हैं इसको। आप लोग बताते भी नहीं हो कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करा दूँ कि सेकंड पार्ट में, ठीक है? तो आपको कैसा लगता है लेक्चर, आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो और बता भी सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? तो फिर पॉलिटिकल थ्योरी भी वैसे ही अच्छे से समझाएँगे आपको, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।